1932 खाद्यान्न की लड़ाई आपने बखूबी लड़ी और कहीं न कहीं इससे राज्य सरकार प्रभावित हुई और 1932 के जो इसके लिए आप लड़ रहे थे उसे विधानसभा से पास कर केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया है। कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? निश्चय ही, चूँकि 1932 का खतियान विधानसभा यानी विधानसभा नहीं राजनीति, लोकतंत्र नहीं राजनीति, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दृष्टिकोण से ही हम देखते हैं। वर्तमान झारखंड सरकार कुछ महीनों की बात करें, चाहे ईडी का छापा हो या फिर उनके समर्थित यानी उनके गठबंधन में जो कांग्रेस की पार्टी है उनके 3 विधायकों का कलकत्ता में लाखों रुपए के साथ पकड़ा जाना, एक खाई सी पनप रही थी, एक शून्य सा पैदा हो रहा था सरकार में। तो कुल मिलाकर वो बैकफुट पर जा रही थी। ऊपर से धनबाद बोकारो से लगातार लोगों का हुजूम, लगातार पुतला दहन, राज्य सरकार के तमाम विधायकों के प्रति नाराजगी, गाँव में किसी का एंट्री नहीं, एंट्री होते ही नारा शुरू। तो उन सब चीज़ों के बीच गवर्नमेंट ने अपने आप को बैलेंस करने के लिए एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। बिल्कुल ये राजनीति की बात है तो राजनीतिक दृष्टिकोण से ही प्रेरित है और इसमें राजनीति है, इसे आप नकार नहीं सकते। कैसे देखते हैं केंद्र के पाले में ये केंद्र है और यहाँ पे विपक्ष में मेन विपक्षी पार्टी बीजेपी है, केंद्र बीजेपी की सरकार है। क्या लगता है आपको आने वाले समय में 1932 का खतियान लागू होकर आएगा या फिर जो पहले हुआ था 1932 के साथ 1932 खतियान लागू करने की कोशिश की गई थी और कोर्ट में जाकर ये निर्धार साबित हुई थी और ठंडे बस्ते में चली गई? कैसे देखते हैं केंद्र के पाले में केंद्र क्या लागू करेगा ये? देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कांग्रेस के गठबंधन में है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे की प्रतिद्वंदी है। निश्चय ही अगर भारतीय जनता पार्टी मीठा खाती है तो कांग्रेस खट्टा खाना पसंद करे। तो ऐसी परिस्थिति में 1932 का खतियान जो राज्य सरकार ने पारित किया, जिसमें कांग्रेस का भी हाथ है, उसका भी सहयोग है और ऊपर से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बैठी है, मुझे लगता है थोड़ा सा संघर्ष करना होगा, थोड़ा सा टाल मटोल होगी, लेकिन फाइनली मुझे लगता है इस बार 1932 आधारित स्थानीय नीति तय होगी। यहाँ भी जब विधानसभा में इसे पास किया गया बीजेपी ने इसका समर्थन किया है, जो आपने देखा होगा, लेकिन कहीं न कहीं बाहर जब इनके नेता आते हैं बयान देते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि वो समर्थन में है और उसके बाद ये बीजेपी के पाले में डाल देना, केंद्र के पाले में डाल देना, इसे बीजेपी के पाले में ही डाल देना बोला जा सकता है। केंद्र के पाले में कहीं राजनीति की भेंट तो नहीं चल जाएगी? देखिए, आप आशंका इसमें रख सकते हैं, इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड ने 2 दशकों के झारखंड ने 22 साल के झारखंड ने इस तरह की बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें देखी जिसमें लगातार इसने चोट खाया है। जल, जमीन, जंगल, खनिज संपदा की लगातार लूट हुई है और यहाँ के नेता मंत्री अपनी अपनी कमीशन लेकर हाथ पर हाथ धर कर बैठे हैं। तो इस बात से आप खारिज नहीं कर सकते हैं। यह आशंका जता सकते हैं कि जिस प्रकार इतिहास में झारखंड के साथ बदहाली हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है, 1932 का जो खतियान जिसकी मांग चल रही है उस पर आप सवाल खड़े कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर इस बार ऐसा कुछ होता है तो मुझे लगता है या तो 20 सालों में राज्य की अस्तित्व समाप्त हो जाएगी या फिर राज्यवासी एक बहुत बड़ा उलगुलान खड़ा करेंगे जिससे सबको नुकसान होगा। 1932 का खतियान की लड़ाई सीधे जयराम महतो के चेहरा को देखा जाता था, टाइगर जयराम को देखा जाता था। अभी जो देखा जा रहा है 1932 का जो विधानसभा में पास किया गया है उसके बाद शहर के चौक चौराहे यहाँ तक कि हर एक पोल होर्डिंग में सीएम हेमंत सोरेन का चेहरा है। कहीं ये जो है राजनीति के चक्कर में या फिर राजनीति के लिए या फिर डर से जो भी बोला जाए इसे जयराम महतो के चेहरे को डाउन करने की कोशिश तो नहीं है? हाँ, निश्चय ही, क्योंकि यही मुख्यमंत्री जो विधानसभा का पूर्व सत्र था उसमें स्पष्ट जो अंतिम दिन था विधानसभा सत्र का कहते हुए, गरजते हुए नजर आए कि महोदय ये कोर्ट में जाकर लंबित हो जाएगा, फंस जाएगा। कहीं ना कहीं जो इस बात को नकार रहे थे कि 1932 के खतियान के आधार पर नीति बन सकती है, आज वो समर्थन कर रहे हैं। तो उसका डर है इस आंदोलन का और निश्चय ही इस आंदोलनकारियों को चेहरे को दबाने के लिए, कम करने के लिए मुख्यमंत्री अपना होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगा के बैठे हैं। और कुछ तो दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल से उनके कार्यकर्ता आए थे, वो मीडिया के सामने देख रहे थे कि मुख्यमंत्री ने बुलाया है कि 32 हमने लागू कर दिया है और आप लोगों ने सहयोग किया है। जबकि मेरा मानना है नैतिक समर्थन पूरे राज्य ने किया है, लेकिन फिजिकल संघर्ष धनबाद, बोकारो ने किया है, उसके बाद कुछ कोल्हान ने किया है। लेकिन इसलिए मैं चाहूँगा प्रमुख श्रेय कोलांचल को ही जाता है, धनबाद बोकारो जिला को, क्योंकि आंदोलन वहीं खड़ा होता है, क्रांति वहीं आती है जहाँ के लोग दबाए जाते हैं, शोषित किए जाते हैं।
यानी साफ शब्दों में जो अधिकार से वंचित होते हैं। तो मुझे लगता है हजारीबाग गिरिडीह की तुलना में धनबाद बोकारो चूंकि औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ कंपनियां हैं, वहाँ कोयले के खादान है, इसलिए लोकल्स को बिल्कुल अंग्रेजों से भी बुरा यहाँ सताया गया है। तो 22 सालों के बाद अगर आवाज़ उठी है तो रीजन यही कि सताए हुए लोगों की आवाज़ थी, वरना 50 लड़कों के साथ जो आंदोलन खड़ा हुआ था आज वो 5 करोड़ तक नहीं पहुँचता। तो इसलिए मेरा मानना है धनबाद बोकारो का जो आंदोलन खड़ा हुआ था उसे छुपाने के लिए, दबाने के लिए, आंदोलनकारी साथियों को कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री अपने मुखौटा को प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन सब जानते हैं कि काम किसने किया है और नाम किसका हो रहा है, नाम वालों का काम क्या है और काम वालों का नाम क्या है। बाकी जनता को हम लोग कभी श्रेय लेने के लिए आंदोलन में नहीं आए हैं, हम लोग संघर्ष किए हैं, आगे भी संघर्ष करेंगे। 1932 आधारित अगर खातियान लागू होती है, वैसे विधायकों के लिए आपका क्या संदेश होगा जो झारखंड के नहीं हैं लेकिन यहाँ पे विधायक हैं और विधानसभा में बैठे हैं, वो भी 1932 का समर्थन कर रहे हैं, आने वाले चुनाव में उन्हें आप किस नज़र से देखें? देखिए ये तो जनता तय करेगी, लेकिन हम तो तमाम विधायकों से यही कहना चाहेंगे, आप जिस माटी में रहते हैं, मैं एक उदाहरण देते हुए कहना चाहूँगा VS नायपॉल, क्योंकि ये बड़ा उदाहरण है, वह नोबेल विजेता है इसलिए लोग उनको समझ जाएंगे। VS नायपॉल वे भारतीय मूल के थे, लेकिन जब वो त्रिनिदाद चले गए तो वहाँ वे पहले उनका परिवार ने क्रिश्चियनिटी को अपनाया और फाइनली वो नास्तिक हो गए। क्यों? क्योंकि जैसा देश वैसा भेष होता है। ठीक उसी प्रकार जो बाहर राज्य के विधायक हैं अगर वो यहाँ रहते हैं तो मुझे लगता है उनको यहाँ की परंपरा, वेशभूषा, यहाँ की तौर तरीके, रहन सहन, कल्चर को एक्सेप्ट करना होगा, तभी आप झारखंडी होने का गौरव और अभिमान कर सकते हैं। और नहीं तो फिर हमें लगता है जिस प्रकार हमारे राज्य के लोग जो 16 लाख आंकड़े कहते हैं सरकारी 12 में, लेकिन मुझे लगता है 16-17 लाख लोग बाहर में हैं, वो जाते हैं, मेहनत करते हैं, अपने मेहनत से संघर्ष से आगे भी बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार इस राज्य में अन्य राज्यों के लिए दरवाजा होना चाहिए, वो आ सकते हैं, मेहनत करें, लेकिन जो सरकारी सुविधाएं हैं जो विशेषकर तो 3rd और 4th ग्रेड की, हम लोग तो वही डिमांड कर रहे हैं। आंध्रा में तो खैर स्टेट लेवल की सारी वैकेंसियाँ भारतीय संविधान आर्टिकल 371D के अनुसार उनको रिजर्व है, हम तो 3rd और 4th की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस राज्य को अब ज़्यादा ना चला जाए, उनके लिए उनके जो लोग जिन्होंने बहुत लंबे संघर्ष के बाद झारखंड राज्य लिया है, बलिदान दिया है, उनको एक उपहार मिले, और उपहार का मतलब उन्हें आर्थिक उन्नति, आगे बढ़ने का अवसर मिले। उसके लिए स्थान नीति बहुत जरूरी है, नियोजन नीति के अलावा तमाम नीतियाँ जिससे इस राज्य का कल्याण हो। वैसे लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे जो मतलब है तो बिहारी, उनके पास झारखंड का डोमिसाइल नहीं है, लेकिन उनके पास बिहार में भी कुछ नहीं है और वो यहीं के हो गए हैं, यहीं बस गए हैं, उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? उनको 1932 के आधारित खातियान के बाद कैसे देखते हैं आप? देखिए सबसे पहली बात, हमने अपने तमाम वीडियो में कहा है, हमारे वीडियो में और हमारे स्टेटमेंट को इसीलिए सभी राज्य के लोगों ने पसंद भी किया है और समर्थन भी दिया है। हम झारखंड के लोग हैं, हम लोग बहुत भोले भाले और एक सुंदर कल्चर के लोग हैं, हम लोग हर किसी पर प्रेम और दृष्टि रखते हैं। खासकर कहें तो हम लोग खेतीहर लोग हैं, हम लोग जितना अनाज उत्पादन करते हैं उससे उसका कुछ % हम लोगों में दान स्वरूप दे देते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा ये जीवन शैली रहा है। आज अगर बात करें धनबाद की, बोकारो की, आप बात कीजिए, वो ज़मीनें कभी हमारे पुरखों के थी, लेकिन जो अन्य राज्यों के लोग आए उन्होंने बताया कि हम लोग असहाय हैं, फिर ज़मीनें उनको दी गई। हालांकि ये और बात है, जिस चाहे शाम दाम दंड भेद तो वे लोग हमसे आगे निकल गए, लेकिन ये तो मानना होगा उनको बसने का कार्य भी हमने किया है, हमने उन्हें ज़मीनें दी, हमने उन्हें अपने नियोजन में अधिकार दिया है। तो ठीक उसी प्रकार जब ये मुद्दा सामने आता है कि कुछ लोग बिहार अथवा उत्तर प्रदेश अथवा किसी भी अन्य राज्य के हैं जिनका इस राज्य के सिवा कहीं कुछ नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको भी सर्वे करे और उसे एक समय के साथ, जिस प्रकार जब OBC का रिजर्वेशन के लिए सर्वे हुआ था BP मंडल के नेतृत्व में कालेकार समिति बनकर, तो उसको लगता है लगभग 40 साल लगा था। तो आप कम से कम 4 महीना लें, 8 महीना लें, 12 महीना लें, आप एक सर्वे करें और ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो इस राज्य में है लेकिन उनका इस राज्य के अलावा किसी भूभाग में कुछ नहीं है, तो उसे आप एक प्रावधान में रखें, उसे हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन 2 राज्यों में जो आइडेंटिटी है उसका हम विरोधी हैं, कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। एक प्रावधान सरकार ने बनाई है, ग्राम सभा अगर उसे पारित करके बता देती है कि ये इसी गांव का है, तो वो उसे स्थानीय नीति 1932 के आधार पर मान्यता दी जा सकती है। लेकिन जो विपक्ष में बैठे विधायक हैं वो ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसे ग्राम सभा के माध्यम से लोगों को स्थानीय नीति का प्रमाण पत्र दिया जाएगा तो बाहरी जो लोग हैं, बांग्लादेश के घुसपैठिए जिन्हें बोला जाता है, रोहिंग्या बोला जाता है, उन्हें आने का मौका मिलेगा और अगर कोई ग्राम सभा उसे पास कर देता है तो वो भी स्थानीय हो जाएंगे। 1932 का जो स्थानीय नीति है, इसे आप सही मानते हैं कि इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं, जैसे अभी जिस बदलाव की बात? देखिए हम लोग अपने स्तर से एक नॉन ऑफिशियल एक प्रारूप तैयार कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे पुराने आंदोलनकारी हैं जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में हम एक नॉन ऑफिशियल हम लोग आर्गूमेंट तैयार कर रहे हैं, एक स्थानीय नीति का प्रारूप।
और उसके बाद जब उसको हम लोग तैयार कर लेंगे तो निश्चय हम लोग जनता के सामने प्रेजेंट करेंगे ताकि खामियां ना हो। तो हम लोग इस पर सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मानना है कि इस राज्य जो 1932 के बाद के लोग हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो फिर बांग्लादेश और अन्य देश और अन्य राज्य तो फिर अलग दूर की बात है। अब जयराम महतो आगे क्या करते हुए देखे जाएंगे? फिलहाल चूंकि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आगे भी हम लोग आंदोलन करते हुए दिखेंगे। और हाल ही 2 दिन पूर्व सिंदरी हर्ल को में लेकर हम लोग की एक बैठकें थी, जिसमें डीएसपी महोदय अपने दल बल के साथ उसको रोकने का कार्य किया था। कहा कि नहीं, आप यहाँ नामजद हैं तो पुलिस का केस आप किसी को ज़बरदस्ती डाल दें। तो इस प्रकार की मुझे लगता है अब इसके बाद हम लोग जो विस्थापन की नीति है, आपका उद्योग नीति है, खनन नीति है, उन पर हम लोग बात करेंगे। आपका बड़का गांव में आप सुने होंगे जो अडानी की कंपनी ज़मीन अधिग्रहण कर रही है, ग्राम सभा 4 बार हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद लगातार पोस्ट भरा जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और मुझे लगता है झारखंड वासियों को हम संदेश भी यही देना चाहेंगे कि आप तालाब का निर्माण तभी करें जब उस तालाब में आप कूदने लायक, तैरने लायक हो जाएं। ठीक उसी प्रकार आप अपने जमीन उद्योग को तभी दीजिए जब आप उस उद्योग में कार्य करने के योग्य हो जाइएगा, वरना जमीनें हमारी जाएगी और दबदबा अन्य राज्यों के लोगों का होगा। तो इसीलिए मेरा मानना है जमीनें, उद्योग हमारी ज़मीनों पर हैं, तो उस पर हमारा अधिकार कैसे हो, क्योंकि 1932 अगर बन के जाता है तो 1932 मुख्य रूप से नियोजन में प्रभावी होगा। और अगर नियोजन का अवसर ही सरकार के पास नहीं होगा तो ऐसी परिस्थिति में झारखंड जो कि खनन को प्रभावित करता है, झारखंड जो कि उद्योग को प्रभावित करता है, ऐसी परिस्थिति में 1932 का वहाँ भी अनुपालन हो और साथ ही साथ जो राज्य के हित में हो सके तो उद्योग नीति और खनन नीति बने। क्योंकि मेरा मानना है जहाँ तक सिंदरी का ही प्रश्न है, 2 रुपया डिसमिल जमीनें ली गई हैं, जो बड़े बड़े डैम बने हैं, 1.5 रुपया 2.5 रुपया डिसमिल जमीनों को लेने का काम किया। आज भी ये बदसूरत जारी है। एक मैंने अंदर ही अंदर एक सूचना मिली है जिसमें आपका शायद बनारस से लेकर कलकत्ता तक एक बहुत बड़ा 4 लेन बनने वाला है, या 8 लेन जो भी है, मैंने एक सड़क चौड़ीकरण होगी। उसमें एक ध्यान देने वाली बात होगी। और खासकर जो ये केंद्र का मामला है, इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के जो मैंने अंध समर्थक हैं उनको भी हम एक संदेश भी देना चाहेंगे। जैसे वो हाईवे बनेगा उसका दाएं 1 किलोमीटर और बाएं 1 किलोमीटर जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। थोड़ा सा लॉजिकली देखें, 1 किलोमीटर आप समझ रहे हैं, जो लोग पहले फ्रंट पर मिलेंगे उनको तो मान के चलिए 25 से 30 डिसमिल मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाएंगे, मुझे लगता है जो अंतिम व्यक्ति जो 1 किलोमीटर के नजदीक पाया जाएगा उसको 500 रुपया भी नसीब नहीं होगा अपनी जमीन के बदले में। और क्या होगा उस जमीन में? कॉरिडोर बनेगा, वेयर हाउस बनेगा शायद। किसका? अडानी का। क्यों भाई? देश अडानी का है सिर्फ। तो अभी बहुत सारा संकट आएगा इस देश में, इस राज्य में बहुत सारे संकट आएंगे। इन किसान के बेटों को थोड़ा सोचना होगा। और जिस प्रकार किसानों ने हिलाया था केंद्र सरकार को, इन किसान के बेटे, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को, छात्र बिल्कुल हम जहाँ खड़ा हैं इसको एजुकेशन हब, क्रांति, शिक्षा की क्रांति हजारीबाग कहा जाता है। यहाँ मैक्सिमम छात्र, चूंकि हमारे भी जो गांव के हैं, हम लोग बचपन से जानते हैं यहाँ मैक्सिमम छात्र पढ़ने आते हैं। तो उनको भी आपके चैनल के माध्यम से संदेश यही देना चाहेंगे कि अगर आप लोग भी अगर जागरूक नहीं होते हैं तो देख सकते हैं स्थापना दिवस के दिन 36% बाहरियों को सरकार ने नौकरी दे दिया। इधर 32 चिल्ला रही है, उधर 36% नौकरियां बाहरियों को बांट चुकी है। यही नहीं, जीएसएससी जेईई का जो एग्जाम था आप लोग भरे ही होंगे। एग्जाम होता है, एग्जाम कैंसिल हो जाता है, 2 चोर पकड़े जाते हैं, एक बिहार का दूसरा उड़ीसा का, यानी झारखंड का चोर में भी कनेक्शन नहीं है। तो इसीलिए युवाओं को थोड़ा सोचना होगा, वरना आप हजारीबाग, रांची, दिल्ली में पढ़ते रह गए हैं। और फाइनली जो लोग सक्षम परिवार से हैं वह तो किसी तरह अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेंगे, लेकिन जो लोग मैंने खेती बाड़ी करके अपने घर से 4 गैस लेकर आकर बड़ी मेहनत के साथ यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, मैक्सिमम मुझे लगता है 70 to 80% छात्र ऐसे हैं जो मध्यम वर्ग परिवार से हैं, उनका भविष्य अंधकार हो जाएगा। इसीलिए उन्हें भी थोड़ा सोचना होगा और इस आंदोलन का नैतिक समर्थन करना होगा। हम नहीं चाहते हैं कि उनका भविष्य खराब हो, इस आंदोलन में पुलिस की लाठी के सामने आकर खड़े हो। उसके लिए हम लोग खड़े हैं। आप इसे नैतिक समर्थन करें ताकि हमें इस आंदोलन को बल मिले, क्योंकि लड़ाई भविष्य की है और भविष्य यानी छात्र। तो ये थे जयराम महतो जो अपनी बात को बहुत मुखर होकर रखते हैं और इन्होंने